हेलो दोस्तों, मैं संजीव और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं नोबेल प्राइज़ के ऊपर। ये नोबेल प्राइज़ जो है इसका इतिहास क्या है, इसे कौन जारी करता है, अल्फ्रेड नोबेल कौन थे, ये आपको फिगर दिख रहा होगा अल्फ्रेड नोबेल का। नोबेल प्राइज़ की जब शुरुआत की गई थी तो पहले कितने क्षेत्रों में दी जाती थी, अब कितने क्षेत्रों में दी जाती है, जो एक्स्ट्रा क्षेत्र जोड़ा गया वो कब जोड़ा गया, और इस बार 2023 में किसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, हम ये सारी बातें इसमें देखने वाले हैं। शांति से बैठे रहना और पेन कलम और कॉपी ले लेना, नोट करते जाना, क्योंकि इस टॉपिक से एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में दिखने वाले हैं। ये जो मेरा पर्पस है ये वीडियो बनाने का, मेरा पर्पस ये है कि जो बिहार में एग्ज़ाम होने वाले हैं बीएसएससी का और दरोगा का, चांसेस है, मोस्ट ऑफ द चांसेस यही है कि ये क्वेश्चंस आएंगे, हर हाल में आएंगे। तो चलते हैं डिटेल में बात करते हैं। जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा कि जो हमारा नोबेल पुरस्कार है वो कितने क्षेत्रों में दी जा रही है, 6 क्षेत्रों में। कौन कौन है? फिजिक्स, मेडिसिन, लिटरेचर, पीस, केमिस्ट्री और इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में दिए जा रहे हैं। लेकिन इसका बात करें कि कौन सा क्षेत्र ऐसा है जिसको बाद में शामिल किया गया, तो ये क्षेत्र जो है हमारा, ये क्षेत्र को 1968 में शामिल किया गया था और इसके बारे में हम बात करेंगे। चलते हैं आगे और अल्फ्रेड नोबेल के बारे में ही बात करेंगे कि अल्फ्रेड नोबेल कौन थे, इनका फैमिली बैकग्राउंड क्या था, ये खुद क्या थे। अगर फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बात करें तो अल्फ्रेड नोबेल एक साधारण परिवार से थे और इनके 8 भाई बहन थे, लेकिन 8 में से 4 जीवित रहे थे और 4 मर गए थे। एक और मर गए इन्हीं के मिस्टेक के कारण, जो TNT ट्राइनाइट्रोटोलिन का जो खोज किए थे ये, जिससे इनकी दुकानों में आग लग गई और इनके एक छोटे भाई की मृत्यु हो गई थी। इनका जन्म, अगर हम बात करें कि इनका जन्म कब हुआ है, ये जो हमारे हैं साहब अल्फ्रेड नोबेल, इनका जन्म कब हुआ है, तो इनका जन्म हुआ था हमारा 1833 ईस्वी में और इनकी मृत्यु हो गई थी 1896 में, यानी ये लगभग 63 वर्ष तक ये जीवित रहे थे और इन्होंने डायनामाइट की खोज की थी और इन्हीं की पुण्यतिथि 10 दिसंबर को ये सारे पुरस्कार डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। लेकिन इससे पहले सभी लोगों की घोषणा कर दी जाती है और आपको पता है अब मरने के उपरांत किसी को भी नोबेल पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर कोई व्यक्ति, जैसे अभी 6 लोगों को नोबेल पुरस्कार के बारे में घोषणा कर दिया गया है। अब इन 6 क्षेत्र में जिन जिन लोगों का नाम है, अगर किन्हीं का भी देहांत हो जाता है तो भी उनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया ही जाएगा। ऐसा नहीं है कि उनका नोबेल पुरस्कार रख लिया जाएगा। बात कर लेते हैं इसके बारे में थोड़ा कि ये है क्या, कैसे शुरुआत हुई थी नोबेल पुरस्कार की। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यह पुरस्कार स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में नोबेल फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। ये अल्फ्रेड नोबेल एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने डायनामाइट की खोज की थी और ये जानते थे कि इसका भयानक इस्तेमाल होने वाला है भविष्य में युद्ध में, जिससे आम जनता की को काफ़ी क्षति होने वाला है। इसलिए इसकी शुरुआत की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो नोबेल फाउंडेशन के द्वारा शुरू की गई थी। मृत्यु से पहले दिसंबर 1896, यानी कितना दिसंबर? 10 दिसंबर 1896 में अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा उन्हें एक ट्रस्ट के लिए सुरक्षित रख दिया कि ये जो पैसे से इंटरेस्ट आएगा वही इंटरेस्ट को लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। वैसे लोग जो देश के लिए या विश्व के लिए काफ़ी अच्छे काम करेंगे उनको ये पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। वे चाहते थे कि इस पैसे को ब्याज से हर साल उन लोगों को सम्मानित किया जाएगा जिनका काम मानव जाति के भलाई के लिए होगा, कल्याण के लिए होगा। स्वीडिश बैंक में जमा उनकी संपत्ति की राशि के ब्याज से ही नोबेल फाउंडेशन द्वारा भौतिकी, रसायन, शांति, साहित्य, चिकित्सा और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में ये प्राइस बांटी जाती है। तो ये जो प्राइस बांटी जाती है ये उनकी पुण्यतिथि की याद में बांटी जाती है। उन्होंने जितना पैसा अर्जित किया था स्वीडिश बैंक में रख दिया और उससे जो इंटरेस्ट आते हैं उसी से सबको दिया जाता है। अब नोबेल फाउंडेशन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि ये शुरू कब हुआ था। इसका कार्य नोबेल पुरस्कार का आर्थिक रूप से संचालन करना 29 जून 1900 को नोबेल फाउंडेशन की स्थापना की गई थी। कभी कभी ये पूछता है कि नोबेल फाउंडेशन की स्थापना कब की गई थी और नोबेल पुरस्कार दिया जाने कब से लगा था, तो दिया जाने लगा था 1901 से, ठीक है। और शुरुआत, फाउंडेशन की शुरुआत हुई थी 1900 में। और जितने भी क्वेश्चन MCQ के बन सकते हैं वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाला हूँ। अप्रॉक्स 20 क्वेश्चन आने वाला है
जिसमें हम बात करेंगे, और उन 20 क्वेश्चन में से ये सारी क्वेश्चंस भी होंगे, और ये जो 2023 में जो नोबेल पुरस्कार जिनको जिन सेक्शन में मिला है, जिस सेक्टर में, उसके ऊपर भी हम बात कर लेंगे। अब क्या है, तो ये जो फाउंडेशन है इसके कितने लोग होते हैं, इसमें मेंबर कितने होते हैं, 5, जिसका मुखिया स्वीडिश के किंग ऑफ काउंसिल द्वारा चुना जाता है। ये 5 में से एक हेड होते हैं, बाकी उसके अंडर काम करते हैं। स्टॉकहोम में नोबेल पुरस्कार स्वीडन के राजा के हाथों में मिलता है। स्टॉकहोम में नोबेल पुरस्कार किसके हाथों में मिलता है, स्वीडन के राजा इसको सम्मानित करते हैं सभी व्यक्तियों को। पुरस्कार के लिए बनी समिति द्वारा हर साल अक्टूबर में नोबेल पुरस्कार विजेताओं की घोषणा की जाती है। जैसा कि अक्टूबर आ गया है, हम लोग अक्टूबर में ही हैं, अभी घोषणा की जाएगी और 10 दिसंबर को क्या किया जाएगा, नोबेल पुरस्कार वितरित कर दिया जाएगा। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन ये आता है कि घोषणा कब की जाती है और वितरित कब की जाती है। तो घोषणा अभी की जाएगी 2 महीने पहले, और वितरण किया जाएगा 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर को इनकी पुण्यतिथि है हमारे अल्फ्रेड नोबेल साहब का, इसलिए ये पुरस्कार बांटा जाता है। अब थोड़ा आगे चलते हैं, आगे भी थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा दिया है नोबेल, कौन थे अल्फ्रेड नोबेल। थोड़ा अल्फ्रेड नोबेल के बारे में बात कर लेते हैं, जो हम स्टार्टिंग में बात किए थे। अल्फ्रेड नोबेल का जन्म स्वीडन के राजधानी स्टॉकहोम में साल 1833 में हुआ था। ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। 1863 में अल्फ्रेड नोबेल डायनामाइट की खोज किए थे। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, जन्म कब हुआ, खोज कब की है। ठीक है, आगे यूं तो अल्फ्रेड नोबेल ने अपनी जीवन काल में कुल 355 आविष्कार किए थे, लेकिन उन्होंने सबसे ज्यादा नाम और पैसा 1867 में डायनामाइट के आविष्कार में कमाया था। इसलिए कमाया था कि इसका व्यापक तरीके से इस्तेमाल होने वाला था फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार में, और आप देखे भी हुआ भी। फर्स्ट वर्ल्ड वार में जो हुआ और सेकेंड वर्ल्ड वार में जो हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वार में जो परमाणु का इस्तेमाल हुआ, लिटिल बॉय और फैट मैन, 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पे जो बम गिरा जिसमें लाखों लोगों की जान गई, तो उनको पता था कि ये आगे भविष्य को यानी धरती को ये डिस्ट्रॉय करने का काम करने वाला है। तो सबसे ज्यादा पैसा कमाए थे किसके आविष्कार के लिए, डायनामाइट के आविष्कार के लिए। 10 दिसंबर 1996 को इटली में नोबेल का दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हो गई। यानी इनकी मृत्यु कैसे हुई थी, तो हार्ट अटैक से इनकी मृत्यु हुई थी 10 दिसंबर को। लेकिन हाँ, ये आजीवन कभी शादी नहीं किए थे। ठीक है, आगे हम देखने को मिलेगा अर्थशास्त्र में नोबेल की पुरस्कार की शुरुआत। तो एक बात और याद रखना कि जो हमारे अल्फ्रेड नोबेल साहब है वो कभी आजीवन शादी नहीं किए, विवाह नहीं किए थे। ठीक है, इनके बारे में जीवनी पढ़ोगे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग जीवनी है। ये काफ़ी आम परिवार के थे, इतने आम परिवार के थे कि आपको मैं बयान भी नहीं कर सकता, लेकिन स्ट्रगल और मेहनत से ये उस मुकाम पे पहुंच गए कि आज सब लोग, शायद ही धरती पर का कोई ऐसा लोग होता होगा जो नहीं चाहता है कि मुझे नोबेल प्राइज़ मिले। इस बार जो शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है जिनको, वो काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग पर्सन है, क्योंकि वो काफ़ी लंबे समय से जेल में है। ठीक है, और अभी भी इवन वो जेल ही में है, फिर भी उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है। देखेंगे हम उनके बारे में भी तुरंत देखने वाले हैं। अर्थशास्त्र में नोबेल की शुरुआत, तो सबसे पहले 5 क्षेत्रों में जब नोबेल की शुरुआत की गई थी, 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, लेकिन बाद में अर्थशास्त्र को भी इसमें शामिल कर दिया गया। अर्थशास्त्र को कब शामिल किया गया था, 1968 में। शुरुआत नोबेल को बांटने का कब हुआ था, 1901 में। और अर्थशास्त्र को शामिल कब किया, 1968 में। कभी कभी आपसे ये पूछ लेगा कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत के कितने सालों के बाद अर्थशास्त्र का नोबेल देना चालू किया गया। ठीक है, 300वीं वर्षगांठ के अवसर पर अल्फ्रेड नोबेल की याद में इस पुरस्कार को शुरू किया गया था। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल 1969 में नॉर्वे के रैगनर एथेन किटिल फ्रिस और नीदरलैंड के यान टेरिविगेन को दिया गया था। तो ये था हमारा अर्थशास्त्र का नोबेल जो शुरुआत किया गया 1968 में, और इन दोनों को पहले व्यक्ति हैं जिनको अर्थशास्त्र का नोबेल दिया गया, और अर्थशास्त्र का नोबेल 300वें वर्षगांठ के उपरांत दिया गया था। ठीक है, अब आगे चलते हैं, थोड़ी सी फैक्ट और हम देख लेते हैं। ये है वो सेक्शन जिसमें भारत के लोग शामिल है जिनको नोबेल पुरस्कार मिला। अगर आपसे पूछ ले कि कितने भारतीयों को नोबेल पुरस्कार मिला, तो मिलेगा 12। इसमें प्रवासी भारतीय भी शामिल है, लेकिन ऐसे देखा जाए तो मात्र 8 ही भारतीय थे जो भारत में ही जन्मे थे और भारत में ही रहे और भारत में ही मर गए। ऐसे 8 लोग थे, लेकिन 4 और थे, जैसे हमारी मदर टेरेसा थी, वो भी भारत की निवासी, मूल निवासी बन ही गए थे। मूल निवासी भारत के नहीं थे, लेकिन भारत में आके भारतीयता प्राप्त कर ली थी, है ना। तो ऐसे और भी लोग थे, 4 लोग। देखते हैं भारतीयों को जो नोबेल पुरस्कार हासिल कर चुके हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे रविंद्रनाथ टैगोर,
गीतांजलि के लिए 1913 में उनको नोबेल पुरस्कार दिया जाता है और भारत के पहले व्यक्ति बने हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो चलते हैं, भारत से संबंधित 10 लोगों को अब तक अलग अलग वर्गों में नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। यहाँ पे 10 लोग बताया जा रहा है लेकिन टोटल 12 लोग हैं, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर बता दें कि 1913 में गीतांजलि के लिए लिखा होगा। टैगोर जब ये पुरस्कार पाने वाले पहले और गैर यूरोपीय थे और पहले भारतीय थे। इनके अलावा हरगोविंद खुराना को मेडिसिन के क्षेत्र में, सीवी रमन को भौतिकी के क्षेत्र में, यानी यहाँ पे एक लिस्ट मैं सामने आपको जारी कर दिया जिससे आपको पता चले कि किन किन लोगों को कब नोबेल पुरस्कार बांटा गया, ठीक है, और किस सेक्शन में। शांति के क्षेत्र में बस कैलाश सत्यार्थी को ही नोबेल पुरस्कार मिला था मलाला यूसुफजई के साथ, ठीक है। मलाला यूसुफजई कौन थे? तो पाकिस्तान की एक 17 साल की बच्ची थी जो शिक्षा को लेकर महिलाओं को जागरूक कर रही थी, जिसे आतंकवादियों ने गोली मारने का प्रयास किया लेकिन ये बच गए थे, ठीक है। और सबसे कम उम्र में अभी तक नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला यही है, मलाला यूसुफजई। ये क्वेश्चन पूछता भी है, ठीक है। अच्छा, एक क्षेत्र में अधिक से अधिक 3 लोगों को ही नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है, उससे अधिक नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जा सकता। तो ये सारी छोटी छोटी बातें कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि एक सेक्शन में कितने अधिक लोगों को, अधिक से अधिक कितने लोगों को नोबेल पुरस्कार बांटा जाएगा। और नोबेल पुरस्कार की जो राशि है वो तीनों को बराबर बराबर क्षेत्रों में बांटा जाएगा। तो अब हम देखने वाले हैं कि इस बार नोबेल पुरस्कार किनको मिला है। 6 सेक्शन में 6 के बारे में हम देखेंगे, अच्छे से देखेंगे किनको मिला, क्यों मिला, ये बात कर लेंगे। इसके बाद हम लोग MCQ भी लगा लेंगे। तब तक आप लाइक भी अच्छे से कर दो। चलते हैं, और ये सेक्शन स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो चलते हैं, क्वेश्चन नंबर पहला देख रहे हैं, चिकित्सा क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है। तो वर्ष 2013 में चिकित्सा क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार ऐलान किया गया। कब? 2 अक्टूबर को। जैसा कि मैंने बताया था कि अक्टूबर में ऐलान किया जाता है, जबकि 10 दिसंबर को इसे पुरस्कृत कर दिया जाता है, सबको सम्मानित कर दिया जाता है। इस बार यह पुरस्कार हंगेरियन अमेरिकी, एक हंगेरियन है और एक अमेरिकी है, बायोकेमिस्ट कैटलीन कैरिको और अमेरिकी चिकित्सक वैज्ञानिक टू बिसमैन को मिला है। एक डू बिसमैन है और एक कैटलीन कैरिको है, यानी बिसमैन और कैरिको को इस बार चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। कियत क्या थे? तो यह पुरस्कार उन्हें जीनोम और मानव विकास से संबंधित उनकी खोजों के लिए दिया गया। जीनोम की खोज के लिए इनको दिया गया है, ये बात आप अच्छे से याद रखिएगा, जीनोम और मानव विकास। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि चिकित्सा के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार प्राप्त प्रदान किया गया है वो किसकी खोज के लिए किया गया है। आगे, नोबेल प्राइज की घोषणा सोमवार को मेडिसिन कमेटी के सचिव थॉमस पर्लमैन ने की थी। ये सब क्वेश्चन तो अभी नहीं आया है, लेकिन आप ये भी याद रख लेना कि जो हमारा चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार की घोषणा है, किसने किया, कब किया, किसके लिए किया और क्यों किया। ये 4 बातें अच्छे से याद रखिएगा। ये हमारे दोनों महापुरुष हैं जिनको इस बार हमारे चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं, दूसरा है हमारा भौतिकी का नोबेल। भौतिकी का नोबेल 3 अक्टूबर को अनाउंस किया गया। चिकित्सा का नोबेल 2 अक्टूबर को, भौतिकी का नोबेल 3 अक्टूबर को। यह पुरस्कार पियरी एगस्टीनी, फ्रैंको क्रॉस और एनी एल हुडियल को संयुक्त रूप से दिया गया। यानी भौतिकी के क्षेत्र में 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया 3 अक्टूबर को, और अधिक से अधिक 3 ही लोगों को एक सेक्शन में नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये कौन है, क्रॉस है, पियरी है और कौन है, एलन हुलियर। इन तीनों वैज्ञानिकों को उनके रिसर्च विभाजित सेकंड के सबसे छोटे हिस्से में परमाणुओं को देखने के लिए किया गया है। जो सबसे छोटा माइक्रो सेकेंड से भी छोटा होता है ना, उसको देखने के लिए इनको ये नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। पियरी एगस्टीनी, ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी, कोलंबस, यूएसएस, यानी इनके बारे में जानकारी यहाँ पे दिया गया है, आप इनको पढ़ सकते हैं। एटलीस्ट आपको तो इतना याद रखना है कि किनको भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया और किस लिए दिया गया, ये 2 बातें याद रखनी है। रेयर ही ऐसा पूछ सकता है कि अनाउंसमेंट कब हुआ था, लेकिन ये जरूर पूछेगा कि नोबेल पुरस्कार सबको दिया किस दिन जाता है, क्यों, मतलब किस दिन, यानी अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि, ये बात याद रखिएगा। और ये इन तीनों का फिगर है जिनको नोबेल पुरस्कार मिलता है, वो कितने, उनका औहदा कहाँ से कहाँ चला जाता है, ये तो मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता।
अब आगे चलते हैं, कभी मिलेगा तो देखेंगे, है ना। रसायन को नोबेल के बारे में बात कर ले तो रसायन का नोबेल किसे मिला है? तो रसायन का नोबेल मिला है भी 3 वैज्ञानिकों को। फिगर में 3 लोग दिख रहे होंगे। कभी कभी ऐसा पूछ लेगा कि भौतिकी के क्षेत्र में कितने लोगों को नोबेल मिला, रसायन के क्षेत्र में कितने लोगों को नोबेल मिला, चिकित्सा के क्षेत्र में कितने लोगों को मिला, ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो हर तरीके से आप तैयार रहिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, कौन कौन है? तो यहाँ है मैंगी बेबेडी, लुइस ई ब्रूस, एलेक्सी आई। इसको याद कैसे करिएगा? एलेक्सी ब्रश करके मैगी खा लिया ना, मतलब ऐसे कोशिश कर रहे हैं हम, ऐसा कुछ नहीं कि ऐसे ही याद करना है, लेकिन ऐसे याद रखोगे तो याद रहेगा ना। एलेक्सिया ब्रश करके मैगी खा लिया। ये रसायन के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार मिला है। लेकिन इनको नोबेल पुरस्कार क्यों दिया गया भाई? तो इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है क्वांटम डॉट्स की खोज के लिए और उसके संश्लेषण के लिए। तो याद रखिएगा, इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है क्वांटम की खोज के लिए और किस लिए? संश्लेषण के लिए। तो क्यों दिया गया, किनको दिया गया, ये बात याद रखनी है। आगे चले, रेयर ही होगा कि कभी पूछ देगा कि वो किस क्षेत्र से। ये आते हैं, ये कौन है? साहित्य का नोबेल। तो साहित्य का नोबेल किसे मिला है? तो साहित्य का नोबेल मिला है जॉन फॉसो को, जो नॉर्वे के हैं। ये क्वेश्चन पूछेगा ये कहाँ के हैं, 100% पूछेगा कि ये कहाँ के हैं। जॉन फॉसे जो नॉर्वे के हैं, उन्होंने उपन्यास की एक नई शैली इजाद की थी, फॉसे मिनिमलिज्म, इसलिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ठीक है ना। जिसे उनके दूसरे उपन्यास स्ट्रैंग गिटार में देखा जा सकता है। 64 वर्षीय फॉसे ने 2 दर्जन से अधिक नाटकों के अलावा उपन्यास, निबंध, कविता संग्रह और बाल साहित्य की रचना की है। तो ये उनके बारे में थोड़ा ब्यौरा है कि उन्होंने क्या क्या किया। लेकिन बस ये याद रखिएगा, जॉन फॉसे को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया और ये नॉर्वे के हैं, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और ये हमारे जॉन फॉसे साहब है ना। चलते हैं आगे, नेक्स्ट। टाइम है भी नहीं, मैं लेना भी नहीं चाहता। ये है शांति का नोबेल पीस प्राइज। ये जो नोबेल पीस प्राइज है इस साल का सबसे इंटरेस्टिंग बन जाता है और ये मोस्ट BVI है। अगर हमसे पूछे कि हमसे क्यों पूछेगा भाई, लेकिन अगर पूछे तो मैं तो क्वेश्चन में यही डालने वाला हूँ, इनके बारे में इसलिए डालने वाला हूँ कि जो स्टोरी इनका है बड़ा इंटरेस्टिंग है। इनके ऊपर तो डॉक्यूमेंट्री बनेगा। नोबेल पुरस्कार इनको जैसे ही मिल गया ना, अनाउंस हो गया ना, अब इनके ऊपर डॉक्यूमेंट्री भी बनेगा, इनके ऊपर फिल्म भी बनने वाली है और वो फिल्म काफ़ी अच्छी जाने वाली, कलेक्शन भी काफ़ी अच्छा करने वाला है। रीज़न देख ले भी पता चलेगा। नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी ने 2023 का नोबेल शांति पुरस्कार ईरान की मानवाधिकार कार्यकर्ता नरगिस मोहम्मदी, कहाँ की है? ईरान की है। और ईरान सरकार क्या की है इसको? ईरान ने महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ, ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ उनकी लड़ाई, मानवाधिकारों और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए दिया गया था। और ईरान सरकार ने इन्हें 13 बार अरेस्ट किया है। 13 बार ये जेल गए हैं। एक महिला होकर भी 13 बार जेल गए हैं, समझ सकते हैं। और ऐसा नहीं कोई जेल चला जाता है तो उसको नोबेल पीस प्राइज़, और नोबेल पीस तो छोड़ दीजिए सर, नोबेल प्राइज़ दुनिया का सबसे टॉप मोस्ट प्राइस में से एक है। तो मतलब नहीं बनता कि आप जेल चले गए। सरकार आपको किस नज़रिए से देखती है ये मतलब नहीं है। नॉर्वेजियन जो गवर्नमेंट है वो इनको अच्छे कार्यों के लिए जान रही है। इन्होंने क्या किया था, तो इन्होंने महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ ये पुस्तक भी लिखे हैं। आगे, ईरान सरकार के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने के आरोप में अभी तक ये जेल में है। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि अभी भी ये जेल में ही बंद है और फिर भी इनको नोबेल पुरस्कार दे दिया गया। पता नहीं ईरान की सरकार को कैसा लग रहा होगा, काफ़ी अजीब नहीं फील कर रहा होगा कि जिसको मैं बंद करके जेल में रखा हूँ उसे नोबेल पुरस्कार प्रदान कर दिया गया। तो ये अच्छा काम कर रहे होंगे। तो सरकार आपके लिए क्या कर रही है, आपको जेल में भेज दे रही है, बंद कर दे रही है, मतलब आप सही कर रहे हो। ऐसा नहीं कि आप किसी को शूट करके चले गए, ऐसा नहीं, ये अच्छे काम कर रहे थे। अभी भी देख लो, आम आदमी की 2 पार्टी जेल में है, अभी तक साबित नहीं हुआ लेकिन जेल में है। और बीजेपी के लोग पता नहीं सांसद में खड़े होकर गालियां दे रहे हैं सामने सामने, और उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। सभी लोग देख रहे हैं और सभी लोग चुप है, डरते जो है ना, डरते हैं। पता नहीं ये लोग, अगर आज के जो लोग हैं भारत में, अगर ये 1947 और ईस्ट इंडिया कंपनी के समय रहते तो पता नहीं बंधुआ मजदूर बन के ही ज़िंदगी काट देते, उनका सपोर्ट ही करने वाले थे, नहीं चलने वाले थे आंदोलन में ये लोग। जैसे आज फिर भी वही लोग कर रहे हैं, आंदोलन का ही काम करना पड़ रहा है। तो ये उदाहरण है कि अगर कोई जेल जा रहा है ना, अगर कोई सरकार अपने जनता को जेल में डाल दे रही, इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत है। इसका मतलब यही होता है ना कि 13 बार जेल में जाने के बाद भी इसको नोबेल पुरस्कार मिला। और क्या, उन्हें 154 कोड़े की सजा भी सुनाया गया। एक महिला को 154 कोड़ा मारा जाता है।
जेल में रहते हुए 31 साल हो गए इन्हें। समझ सकते हैं कितनी दरिद्रता की सीमा पार हो गई है। क्या कर रहा है ईरान का सरकार कि एक ऐसी महिला को जेल में रखा है, कोड़ा मार रहा है, 31 साल से जेल में है। तो ये सरकार जो है, नॉर्वेजियन सरकार, इसको क्या लग रहा है क्यों दे दिया भाई इसको नोबेल? और नोबेल क्या किसी को भी नोबेल मिल जाता है? अगर ऐसा रहता तो फिर कोई बात नहीं। अच्छा हाँ, गांधी जी को भी नोबेल पुरस्कार देने की बात चल रही थी। चूँकि गांधी जी का डेथ हो गया और मरने के बाद नोबेल पुरस्कार का प्रावधान बंद कर दिया गया, इसलिए गांधी जी को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया है। आगे, नोबेल समिति के अध्यक्ष बेरिट रीस एंडरसन ने कहा, यह पुरस्कार सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण ईरान में अपने निर्विवादित नेता नरगिस मोहम्मदी के साथ पूरे आंदोलन में बहुत महत्वपूर्ण काम की मान्यता देता है। यानी ये जो है एंडरसन साहब बता रहे हैं कि नरगिस मोहम्मदी जो है एक ऐसी लीडर है जो वहाँ के लोगों को जागरूक करने में सबसे आगे आई है। इसलिए मैं ये शांति का नोबेल पुरस्कार उन्हें सम्मानित करता हूँ और ये काफ़ी गर्व की बात है और उन लोगों के लिए भी गर्व की बात है कि कोई मतलब नहीं बनता कि आप क्या कर रहे हो। अगर भलाई कर रहे हो तो भगवान देख रहा है और इसका नतीजा भी सामने आ गया। कल तक जो मोहम्मदी को कोई नहीं जानते थे, आज पूरी की पूरी दुनिया जान गई है। हाँ, वो लोग नहीं जानेंगे जो बिना मतलब का कुछ भी करते हैं, कुछ भी किसी का भी सपोर्ट कर देते हैं, उनको ये सबसे मतलब भी नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। लास्ट है ये, और ये अर्थशास्त्र का नोबेल जो लास्ट में जोड़ा गया था 1968 में, याद रखिएगा 300वीं पुण्यतिथि में इसको शामिल किया गया था। इस बार किसे मिला है अर्थशास्त्र का नोबेल? तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर है क्लाउडिया गोल्डिन, इनको ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रोफेसर क्लाउडिया गोल्डन या को पुरस्कार महिलाओं के श्रम बाजार परिणामों के बारे में हमारी समझ को बेहतर बनाने के लिए यह दिया गया है।